अब नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है इथाइलिन। पीछे हम लोगों ने 3 प्लांट हार्मोन ख़त्म किए थे, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन्स और तीसरा साइटोकाइनिन। इथाइलिन के लिए पहली बात तो ये है कि ये एक गैशियस हार्मोन है। गैशियस हार्मोन है और केमिस्ट्री से एक वर्ड तो आप अच्छे से जानते ही हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस है, यानी इसे आप रख दीजिए ये खुद उड़ जाएगा, वोलाटाइल सब्सटेंस है। अब एक साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पर बताएं, नाम बड़ा अजीब सा है, उनका नाम था कजिन्स का एक ऑब्जर्वेशन है वो आपको बताएं। कजिन्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो पूरे पके हुए संतरे हैं, यानी राइपेंड ऑरेंजेस, उन राइपेंड ऑरेंजेस से कुछ वोलाटाइल सब्सटेंसेस निकलते हैं। इन राइपेंड ऑरेंजेस से वोलाटाइल सब्सटेंस निकलता है और ये जो वोलाटाइल सब्सटेंस इन राइपेंड ऑरेंजेस से निकल रहा है, ये फर्दर राइपनिंग कॉज करता है ऑफ द स्टोर्ड अनराइपेंड बनानास, यानी ऐसे बनानास जो पके नहीं हैं, अभी अनराइपेंड हैं, उन बनानास को भी ये पका देता है, राइपेंड कर देता है। बाद में ये पाया गया कि जो ऑरेंजेस से ये जो वोलाटाइल सब्सटेंस निकल रहा है, ये एक्चुअल में वोलाटाइल सब्सटेंस है इथाइलिन। एक्चुअल में क्या है कि इथाइलिन प्लांट के हर पार्ट द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। इथाइलिन के लिए कहा जाता है कि एक ऐसा हार्मोन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। लेकिन स्पेशली किस पार्ट से ये निकलता है? कहते हैं स्पेशली ये निकलता है उन पार्ट से, द पार्ट्स विच आर शोइंग सेनेसेंस, पार्ट शोइंग सेनेसेंस, और दूसरी बात फ्रूट्स शोइंग राइपनिंग। फ्रूट्स शोइंग राइपनिंग, तो इन जगहों से ये मेन निकलता है। इथाइलिन का इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, यानी कितने कॉन्सेंट्रेशन पे इथाइलिन काम कर सकता है? इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन, यानी कितने कॉन्सेंट्रेशन पे इथाइलिन अच्छे से काम करता है, वो एक्चुअल में है 0.01 to 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन। अब अगली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे इथाइलिन के प्रीकर्सर की, कि इथाइलिन किससे बनता है। हम ऑक्सिन के केस में आपको प्रीकर्सर पढ़ा चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने ऑक्सिन में प्रीकर्सर पढ़ा था और हम लोगों ने ये बताया था कि जो ऑक्सिन है वो मेनली इसी प्रीकर्सर से बन के तैयार होता है। यहाँ पर भी हम लोग प्रीकर्सर की बात करेंगे और यहाँ पर जो प्रीकर्सर है ऑक्सिन का, वो एक अमीनो एसिड है जिसको हम मेथियोनिन कहते हैं। तो कहा जाता है कि जो इथाइलिन है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड मेथियोनिन। मॉलिक्यूलर बेसिस में खूब पढ़े रहते हैं हम लोग ये मेथियोनिन। तो यहाँ पर जो है इथाइलिन मेनली डिराइव्ड होता है अमीनो एसिड मेथियोनिन से, इसीलिए मेथियोनिन को इथाइलिन का प्रीकर्सर कहा जाता है। यहाँ पर केवल इथाइलिन का प्रीकर्सर नहीं पढ़ना है, बल्कि वो पूरा मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ना है
जिस मेटाबॉलिक पाथवे की मदद से मेथियोनिन से इथाइलिन बनता है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेके चलेंगे मेथियोनिन, कि भाई ये वो प्रीकर्सर है जहाँ से बनना है। तो मेथियोनिन से एक कंपाउंड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस एडिनोसिल मेथियोनिन। कुछ एंजाइम्स यहाँ काम करेंगे और ये बन जाएगा एस एडिनोसाइल मेथियोनिन। अब एस एडिनोसाइल मेथियोनिन के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, उसको हम लोग कहेंगे ACC सिंथेटेज। ACC सिंथेटेज, और बन के क्या तैयार होगा यहाँ पर ACC। अब ACC का फुल फॉर्म देखिए क्या है, यह आएगा अमीनो साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और फाइनली इस ACC से कुछ एंजाइम्स की मदद से बनकर तैयार होगा इथाइलिन। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो इथाइलिन यहाँ पर बन रहा है, ये जब ये बन जाता है तो ये इथाइलिन बनने के बाद ACC सिंथेटेज जो इस स्टेप पे काम कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि जब ACC की सिंथेटेज की एक्टिविटी बढ़ेगी तो इथाइलिन और ज़्यादा बनने लगेगा। इसका मतलब इथाइलिन अपने ही प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लेता है बाई एक्टिवेटिंग ACC सिंथेटेज। जब कोई केमिकल अपनी ही सिंथेसिस को या अपने ही प्रोडक्शन को खुद बढ़ा ले, इस फंक्शन को कहा जाता है ऑटो कैटालिटिक इफ़ेक्ट। तो इथाइलिन में ऑटो कैटालिटिक इफ़ेक्ट होता है। ऑटो कैटालिटिक इफ़ेक्ट। दूसरी बात, कोई पूछे कि भाई और कौन है जो इथाइलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है खुद इथाइलिन के अलावा, तो कहते हैं इथाइलिन के अलावा और जो दूसरा केमिकल है जो इथाइलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है वो है ऑक्सिन्स। ये ध्यान रखना। अब सवाल ये आएगा कि इथाइलिन के प्रोडक्शन को कौन कौन सी चीज़ें कम कर सकती हैं। तो इथाइलिन के प्रोडक्शन को कम करने वाली चीज़ें में से पहला है CO2, और इथाइलिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है Ag+2 आयंस। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। पहले हम लोग सबसे मेन फंक्शन इथाइलिन का देखेंगे और वो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी जो फल हैं उनको पका देता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इससे पहले हम लोग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की बात करें, यहाँ पर फ्रूट्स की दो कैटेगरी के बारे में आपसे बात करेंगे। एक कहलाती है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, और दूसरे कहलाते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। अब ये दोनों क्या हैं उसको देखा जाए। जब कभी किसी फ्रूट्स में, अगर किसी फ्रूट में राइपनिंग हो रही है और उसी फ्रूट में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी पैरेलल में बढ़ रही है, यानी राइपनिंग हो रही है और राइपनिंग के साथ साथ फ्रूट में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। और अगर कभी ऐसा हो कि फ्रूट में राइपनिंग हो रही है
लेकिन रेस्पायरेटरी एक्टिविटी जो है वो बढ़ नहीं रही, तो ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। हम लोग क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में एक एग्जाम्पल है टोमेटो, एक फ्रूट है एप्पल, इस पे क्वेश्चन आता है, एक फ्रूट है बनाना, एक है ऑरेंज, एक है पीच, एक है प्लम, एक है पियर। नॉन क्लाइमेट्रिक में एग्जाम्पल देख लें, एक है स्ट्रॉबेरी, एक है चेरी और एक है पाइनएप्पल। तो ये दो तरह के फ्रूट्स हो गए, एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स और दूसरा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अगर फ्रूट में राइपनिंग के साथ साथ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़े तो क्लाइमेट्रिक, और अगर राइपनिंग के साथ साथ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ना बढ़े तो नॉन क्लाइमेट्रिक। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम लोग पहला पार्ट इसका पढ़ रहे हैं कि भाई ये राइपनिंग को बढ़ा देता है, इथाइलिन। तो कहा जाता है कि इथाइलिन राइपनिंग को बढ़ाता है ओनली इन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। तो ये जो फंक्शन है कि इथाइलिन फ्रूट्स की राइपनिंग को बढ़ाता है, तो सारे फ्रूट्स की राइपनिंग को नहीं बढ़ाएगा, ये केवल उन्हीं फ्रूट्स की राइपनिंग कराएगा जो फ्रूट्स क्लाइमेट्रिक्स है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की राइपनिंग केवल करा पाएगा इथाइलिन। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर पाइनएप्पल से जुड़ी हुई है, जो क्वेश्चन आ भी चुका है, वो ये है कि जो पाइनएप्पल है, अगर कोई आपसे पूछे कि पाइनएप्पल में इथाइलिन राइपनिंग करा सकता है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं करा सकता, क्योंकि पाइनएप्पल एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है और इथाइलिन केवल क्लाइमेट्रिक फ्रूट में ही राइपनिंग कराता है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि पाइनएप्पल में इथाइलिन का कोई और फंक्शन है या नहीं, तो आप कहेंगे कि पाइनएप्पल में इथाइलिन का एक फंक्शन है, और वो फंक्शन ये है कि पाइनएप्पल के केस में इथाइलिन फ्लावरिंग कराता है, राइपनिंग तो नहीं कराएगा लेकिन फ्लावरिंग कराएगा। अब मार्केट में फलों को पकाने के लिए एक केमिकल बिकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक फॉर्मुलेशन है या केमिकल बिकता है। वो केमिकल जो मार्केट में बेचा जाता है ताकि उसकी मदद से फ्लावर्स में, वो फ्रूट्स में आर्टिफिशियल राइपनिंग कराई जा सके, इसको हम लोग कहते हैं इथेफॉन। इथेफॉन का मेन काम है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये फ्रूट्स की राइपनिंग कराता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक फंक्शन और है कि ये फ्रूट्स में और फ्लावर में एब्सिशन भी कराता है। एब्सिशन हम बता चुके हैं आपको कि प्लांट्स में शेडिंग ऑफ द ऑर्गन्स इज नोन एज एब्सिशन। प्लांट पे से प्लांट ऑर्गन्स का झड़ जाना कहलाता है एब्सिशन। तो एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स और दूसरा है फ्लावर्स। इस प्रॉपर्टी को एक जगह में हॉर्टिकल्चर में या बॉटनी में यूज़ भी किया जाता है। इसे यूज़ किया जाता है फॉर थिनिंग ऑफ वॉलनट, चेरी एंड कॉटन। एब्सिशन वाली प्रॉपर्टी को वॉलनट, चेरी और कॉटन में थिनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला फंक्शन हो गया इसका। दूसरा फंक्शन आता है इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स। एक साथ तीन फंक्शन कर सकता है इथाइलिन, इसे कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब तीन फंक्शंस हैं कौन कौन से? जो इथाइलिन है वो स्टेम इलोंगेशन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट स्टेम इलोंगेशन। तो ये पहला रिस्पॉन्स हो गया। दूसरा ये है कि इथाइलिन जो है वो जो एक्सेस होती है प्लांट की, उसकी स्वेलिंग कॉज कर सकता है। जैसे ये इस तरह की एक एक्सेस जो होती है प्लांट की, उसके तने को चौड़ा कर सकता है। तीसरा है कि जो इथाइलिन है अगर वो किसी सीडलिंग पर स्प्रे कर दिया जाए तो उस सीडलिंग में ग्रेविटी के लिए इनसेंसिटिविटी आ जाती है,
और जब सीडलिंग में ग्रेविटी को लेकर इनसेंसिटिविटी आएगी तो सीडलिंग हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगी। याद करिए हम पीछे आपको जियोट्रॉपिक इफेक्ट बता चुके हैं, तो उसमें इस तरह से मुड़ जाता था, ऐसे सीडलिंग प्लीम्यूल वाला भाग ऊपर चला जाता था ग्रेविटी के अगेंस्ट, और जो रेडिकल वाला भाग था वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स आ जाता था। लेकिन अगर आप इसी सीडलिंग पर इथाइलिन को स्प्रे कर दें तो यहाँ पर इथाइलिन जो है स्प्रे करने के बाद इथाइलिन के ये पार्ट मुड़ेगा ही नहीं, ये जो सीडलिंग है ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगी, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। ऐसा क्यों होगा? कहते हैं बिकॉज इथाइलिन मेक्स the organ insensitive to gravity, ग्रेविटी के लिए इनसेंसिटिव कर देता है इसको, इसीलिए ऊपर नीचे होगा ही नहीं, सीधे सीधे ग्रो करने लगेगा। अब इसके थर्ड फंक्शन की तरफ आते हैं। इसका थर्ड फंक्शन जो है वो है it promote root growth and root hair formation, promote root growth and root hair formation। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, जब रूट हेयर फॉर्मेशन ज़्यादा होगी या ये प्रमोट करेगा रूट हेयर फॉर्मेशन को, तो सरफेस एरिया रूट का बढ़ जाएगा, और जब रूट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इफ़ेक्ट क्या आएगा? कहते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। चलिए अगला हैबिट, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्रोमोट internodal elongation, internodal elongation and elongation of petiole in deep water plants। अगर ध्यान हो आपको तो इंटरनोडल इलॉन्गेशन के लिए एक हार्मोन हम आपको बता चुके हैं, जो है वो था जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ पर भी हम फंक्शन लिख रहे हैं प्रोमोट इंटरनोडल इलॉन्गेशन, लेकिन ये इंटरनोडल इलॉन्गेशन केवल डीप वाटर प्लांट पे कॉज कर सकता है। अब ये डीप वाटर प्लांट में इंटरनोडल इलॉन्गेशन कैसे कॉज करेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखिए। एक्चुअल में क्या है कि जो प्लांट पानी के अंदर होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक प्लांट है और ये पानी के अंदर है, ये प्लांट है, ये वाटर है, ये पानी के अंदर है, ये प्लांट पानी के अंदर है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो इथाइलिन इस प्लांट में बनेगी वो इथाइलिन इस प्लांट के बाहर नहीं जा पाएगी। जो डीप वाटर प्लांट होते हैं उनमें इथाइलिन का बाहर की तरफ डिफ्यूजन, यानी प्लांट बॉडी से बाहर की तरफ डिफ्यूजन जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अगर इसको हम दिखाना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि इथाइलिन डिफ्यूजन आउट ऑफ वाटर प्लांट से बाहर की तरफ इथाइलिन का डिफ्यूज़न जो है वो डिक्रीज़ करेगा। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन है इथाइलिन का प्लांट बॉडी में बढ़ जाएगा। जब बाहर निकल ही नहीं पा रहा है तो प्लांट के अंदर ही रह जा रहा है, तो प्लांट में इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या कर जा रहा है? इंक्रीज़ कर जा रहा है। अब इसका असर ये होगा कि जब प्लांट बॉडी के अंदर इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस को रोक देगा। अब ये एब्सिसिक एसिड मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटम बता चुके हैं। इनहिबिट ABA सिंथेसिस।
तो ABA जो बन रहा है प्लांट में उसकी सिंथेसिस को दबा देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ABA होता है वो जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक माना जाता है। ये है एंटागोनिस्टिक टू GA, जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक है, मतलब जिब्रेलिक एसिड जो काम करेगा ठीक उसका उल्टा काम एब्सिसिक एसिड करेगा। है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर ABA सिंथेसिस रुक गई तो वहाँ पर GA का अमाउंट बढ़ जाएगा, और जब GA का अमाउंट बढ़ेगा यानी जिब्रेलिक एसिड का, तो हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं कि जिब्रेलिक एसिड जब अमाउंट में बढ़ जाएगा तो उसका मेन फंक्शन होता है इंटरनोडल इलोंगेशन। तो अल्टीमेटली इन प्लांट्स में इंटरनोडल इलोंगेशन होने लगेगी। तो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ABA की सिंथेसिस रुक जा रही है, इसके कारण GA की मात्रा बढ़ रही है, और जब GA का अमाउंट बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली GA का फंक्शन दिखाई देने लग रहा है, दैट इज इंटरनोडल इलोंगेशन। तो ये इसका जो है फंक्शन है, जो फोर्थ फंक्शन है इसका। अगला फंक्शन देखिए इसका, फिफ्थ फंक्शन, वो है फ्लावरिंग। तो जो इथाइलिन है ये फ्लावरिंग कॉज करता है, लेकिन किसमें अभी हम बता भी पीछे चुके हैं आपको, इन पाइन एप्पल, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में, है ना। दूसरी बात, जो GA है, सॉरी जो इथाइलिन है वो इनिशिएट करता है फ्लावरिंग इन मैंगो ऑल्सो, इनिशिएट फ्लावरिंग इन मैंगो। और दूसरी बात इसका फेमिनिश इफेक्ट भी है, मतलब इट प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर। तो प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर इन ककम्बर, खीरे में। और जब फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई जो प्रोडक्टिविटी है ककम्बर की इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ ककम्बर इंक्रीजेस। छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो एक एक लाइन में आते हैं, लेस इम्पॉर्टेंट हैं। एक कहलाता है कि इथाइलिन का काम है टू ब्रेक सीड एंड सीड डॉर्मेंसी, सीड कोट को तोड़ने में और सीड डॉर्मेंसी को समाप्त करने में काम आता है इथाइलिन। दूसरी बात, हमें याद है कि सीड जर्मिनेशन का मेन हार्मोन था जिब्रेलिन, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पर पीनट के केस में इथाइलिन सीड जर्मिनेशन भी कराता है। सीड जर्मिनेशन इन इथाइलिन, सॉरी सीड जर्मिनेशन इन पीनट, मूंगफली में। तो इथाइलिन जो है वो पीनट में सीड जर्मिनेशन कराता है। लास्ट फंक्शन इसका देखिए, लास्ट फंक्शन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी इथाइलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक। अभी एपिकल हुक क्या है अभी बता रहे हैं आपको, इन डाइकॉट सीडलिंग, इन डाइकॉट सीडलिंग। अब इसका काम देखिए क्या है भाई। एक्चुअल में क्या है कि जब सीड जर्मिनेट करता है, जैसे सीड है और ये जर्मिनेट किया, और इसमें पहले मान लीजिए कि ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में हमें पता है कि एपिकोटाइल पहले ग्रो करता है, तो ये मान लेते हैं कि एपिकोटाइल है जो ग्रो कर गया। अब क्या होगा कि एपिकोटाइल के टिप पर होता है प्लिम्यूल, तो अगर ये बाहर आएगा सॉइल से तो प्लिम्यूल जो इसके टिप पर है उसको जो है इंजरी होने का डर बना रहेगा। तो अल्टीमेटली इथाइलिन जो है इस प्लिम्यूल को इस तरह से मोड़ देगा। तो इससे हम लोग कहेंगे ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम कहेंगे एपिकल हुक।
इस एपिकल हुक ने काम क्या किया कि इसने अंदर की तरफ जो है प्लीम्यूल को छुपा लिया, यानी प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम वियर एंड टियर। तो प्रोटेक्ट द प्लीम्यूल फ्रॉम वियर एंड टियर, टूट फूट से बचा लेता है। तो ये मेनली जो है फोर्थ हार्मोन हो गया इथाइलिन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट हार्मोन की बात करेंगे विच इज़ एब्सिसिक एसिड। थैंक यू।